नमस्कार। आज हम पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज पर थोड़ी बात कर रहे हैं। हाल में इसके स्टॉक में काफी तेजी आई, फिर गिरावट भी दिखी, तो निवेशक थोड़े कंफ्यूज्ड है कि आगे क्या होगा। हमारे पास कई तरह की जानकारी है, फाइनेंशियल न्यूज़ है, एक्सपर्ट्स की राय है और यूट्यूब पर भी काफी चर्चा है। बिल्कुल। और ये सारे स्रोत ना अलग अलग बातें कह रहे हैं। कहीं बहुत उम्मीद है, कहीं चिंताएं। तो एक मिलीजुली सी तस्वीर बन रही है। हाँ, तो हमारा काम यही है कि इन सब अलग-अलग नजरियों को देखें, जो मुख्य फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं उनको समझें और कोशिश करें एक साफ तस्वीर पेश करने की। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। पारस डिफेंस, हाँ। ये कंपनी जैसा नाम से ही पता चलता है पूरी तरह से डिफेंस और स्पेस सेक्टर में ही है। मतलब इनका फोकस एकदम क्लियर है। राइट। इनके जो मेन सेगमेंट्स हैं वो ऑप्टिक्स और डिफेंस इंजीनियरिंग हैं। और ये इसरो, डीआरडीओ जैसे बड़े नामों के साथ काम करते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। अच्छा, अब स्टॉक के परफॉर्मेंस पर आते हैं। वो तो काफी मतलब नाटकीय रहा है ना? हाँ, बहुत। पिछले एक साल में देखें तो करीब 120% का रिटर्न। और अभी हाल में सिर्फ एक महीने में ही 60% उछल गया था। बाप रे, 60% एक महीने में? हाँ, लेकिन फिर पिछले कुछ दिनों में तेजी से नीचे भी आया। 2 दिन में कोई 9% गिरा और 7 जुलाई को तो लगभग 8% नीचे था। ओहो, इतनी तेजी के बाद इतनी गिरावट, तो इसके पीछे कारण क्या लग रहे हैं? देखो, इसके पीछे ना कई चीजें हो सकती हैं। एक तो साफ है, प्रॉफिट बुकिंग। जब स्टॉक इतना भागेगा तो लोग मुनाफा तो निकालेंगे ही। हाँ, वो तो है। दूसरा, अभी इनका 1.2 का स्टॉक स्प्लिट हुआ था, उसका भी कुछ असर हो सकता है। अच्छा। और तीसरा, जो शायद ज्यादा महत्वपूर्ण है, बीएसई और एनएसई ने इसे लॉन्ग टर्म एएसएम फ्रेमवर्क में डाल दिया है, एडिशनल सर्विलांस मेजर। एएसएम फ्रेमवर्क, ये क्या होता है? बेसिकली एक्सचेंज ऐसा तब करते हैं जब किसी स्टॉक में जरूरत से ज्यादा उतार चढ़ाव दिखे या स्पेकुलेशन लगे। ये निवेशकों के लिए एक तरह की सावधानी बरतने का सिग्नल होता है। समझ गया। तो ये तो हुई हाल की बातें। अब जरा गहराई में चलते हैं। कुछ एनालिसिस में जो रिस्क बताए जा रहे हैं, खासकर वैल्यूएशन को लेकर, वो क्या है? हाँ, वैल्यूएशन तो एक बड़ा सवालिया निशान है। सच कहूं तो ये बहुत ही ज्यादा लगते हैं। कितने ज्यादा? अब देखो, प्राइस टू अर्निंग यानी पीई रेशियो एक जगह करीब 183 बता रहे हैं, दूसरी जगह 106 के आसपास। दोनों ही बहुत ज्यादा हैं इंडस्ट्री के हिसाब से। 183? हाँ, प्राइस टू बुक पीबी भी देखो तो 14.5 या 10.7 के करीब है। ईवी अबिट्टा तो 100 के पास पहुंच रहा है। ओह। दिक्कत यह है कि इतना हाई वैल्यूएशन तभी टिकता है जब कंपनी की ग्रोथ भी उतनी ही तेज हो, पर यहां ऐसा नहीं दिख रहा। मतलब? मतलब स्टॉक का भाव पिछले 3 साल में 40% सीएजीआर से बढ़ा है, लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट है वो सिर्फ 22% सीएजीआर से बढ़ा और रेवेन्यू तो सिर्फ 14% सीएजीआर से। तो उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं पर कमाई उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही। ये गैप है। ये तो चिंता की बात है। उम्मीदें आसमान पर, कमाई जमीन पर। कुछ वैसा ही कह सकते हैं। और सिर्फ वैल्यूएशन ही नहीं, कुछ और फाइनेंशियल इंडिकेटर्स भी हैं जो थोड़े कमजोर नजर आते हैं। जैसे कि? जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आरओसीई। ये बताते हैं कि कंपनी शेयर होल्डर के पैसे और कुल पूंजी पर कितना कमा रही है। आईपीओ के बाद से इनमें गिरावट आई है। अच्छा। और जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो भी एक इशू है। इन्वेंट्री डेज, मतलब माल बनकर बिकने में लगने वाला टाइम, वो 450 दिन से ज्यादा हो गया है। और डेटर डेज यानी ग्राहकों से पैसा वसूलने में लगने वाला टाइम, वो 280 दिन से ज्यादा है। अरे बाप रे, 450 दिन इन्वेंट्री, मतलब 1.5 साल। हाँ, लगभग। इसका मतलब है कि कंपनी का बहुत सारा पैसा माल में और ग्राहकों के पास फंसा रहता है। ये कैश फ्लो के लिए अच्छा नहीं है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, और बड़े इन्वेस्टर्स का क्या रुख है? डीआईआईज, एफआईआईज, वो क्या कर रहे हैं? यहाँ भी तस्वीर थोड़ी मिक्स है, लेकिन एक चिंताजनक ट्रेंड है। जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं यानी डीआईआईज, उन्होंने अपनी हिस्सेदारी लगभग खत्म ही कर दी है। खत्म कर दी? हाँ, मार्च 2022 में उनके पास 2.6% था। अब वो लगभग 0 पर आ गए हैं। ये एक बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है। ये तो बड़ा नेगेटिव सिग्नल है। हाँ, हालांकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एफआईआईज ने थोड़ी खरीदारी की है। उनकी होल्डिंग 3.6% से बढ़कर 5.12% हुई है। तो एफआईआईज खरीद रहे हैं, डीआईआईज बेच रहे हैं। हाँ, और एक और बात, प्रमोटर्स ने भी पिछली तिमाही में अपनी होल्डिंग थोड़ी कम की है, करीब 3.31%। तो सवाल ये उठता है कि डीआईआईज क्यों निकल गए?
क्या सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है या उन्हें कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई दिक्कत दिख रही है? ये तो पहेली जैसा है, लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू होता है। हाल के फाइनेंशियल रिजल्ट्स तो अच्छे आए थे ना? बिल्कुल सही कहा, और यही इस स्टॉक की कहानी को इतना दिलचस्प बनाता है। जो Q4 के रिजल्ट्स थे फिस्कल ईयर 25 के, वो वाकई शानदार थे। कितने शानदार! नेट प्रॉफिट साल दर साल 97% बढ़ा, रेवेन्यू में 35.8% की ग्रोथ, और ईबीडीए मार्जिन भी काफी सुधरा, 15.6% से बढ़कर 26.2% हो गया। ये बहुत मजबूत नंबर है। 97% प्रॉफिट ग्रोथ, ये तो कमाल है। हाँ, ये दिखाता है कि कंपनी परफॉर्म तो कर रही है। और ऑर्डर बुक का क्या स्टेटस है? भविष्य के लिए काम है इनके पास? ऑर्डर बुक भी सॉलिड दिख रही है। मार्च 2025 तक 900 करोड़ रुपए से ज्यादा के ऑर्डर थे, और मैनेजमेंट का टारगेट इसे 1500 से 2000 करोड़ तक ले जाने का है। अच्छा! ये लोग कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, जैसे देश की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन के लिए मैग्नेट बना रहे हैं, डीआरडीओ के लिए लेजर सिस्टम अपग्रेड कर रहे हैं, एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए इंटरनेशनल ऑर्डर भी मिला है। तो हो सकता है एफआईआईज की जो बढ़ती हुई दिलचस्पी है वो इन्हीं मौकों को देख रही हो। हाँ, ये मुमकिन है। और रणनीतिक तौर पर अगर देखें तो सरकार का जो मेक इन इंडिया पर जोर है, डिफेंस में आत्मनिर्भरता पर, उसका फायदा तो मिल रहा होगा इन्हें। निश्चित रूप से ये कंपनी पूरी तरह से डिफेंस और स्पेस पर ही फोकस्ड है। ये इनकी खासियत भी है और इनको सरकारी नीतियों का एक बड़ा लाभार्थी बनाती है। इनके पास कुछ खास टेक्नोलॉजी भी है। तो अब इन सब बातों को समेटें। एक तरफ तो ये मजबूत ग्रोथ, बढ़ती ऑर्डर बुक, सरकारी फोकस, और दूसरी तरफ ये आसमान छूते वैल्यूएशन, कमजोर वर्किंग कैपिटल, डीआईआईएस की बिकवाली। तो मतलब क्या है इसका? देखो, यही तो विरोधाभास है। कहानी में दम है, भविष्य की संभावनाएं मजबूत दिखती हैं, सरकार का साथ है, लेकिन जो मौजूदा आंकड़े हैं, खासकर वैल्यूएशन और ये वर्किंग कैपिटल वाले, वो चिंता पैदा करते हैं। हाँ, ज्यादातर एनालिस्ट यही मान रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक में या तो कंसोलिडेशन होगा, मतलब एक दायरे में घूमेगा, या फिर कुछ करेक्शन आ सकता है। अच्छा, कोई लेवल्स ध्यान में रखने लायक? तकनीकी तौर पर देखें तो नीचे की तरफ 1500 रुपए से 1571 का जोन एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। ऊपर की तरफ 1630 एक अहम रेजिस्टेंस लेवल है, और ये याद रखना होगा कि स्टॉक अभी एएसएम फ्रेमवर्क में है, तो वोलेटिलिटी मतलब उतार चढ़ाव बना रह सकता है। तो संक्षेप में कहें तो पारस डिफेंस एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। मौके भी हैं और जोखिम भी कम नहीं। बिल्कुल, रक्षा क्षेत्र में संभावनाएं हैं, ऑर्डर बढ़ रहे हैं, लेकिन कीमत जो बाजार मांग रहा है और कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी, उस पर बड़े सवाल हैं। हाँ, और आंकड़ों से हटकर एक बात और सोचने वाली है। भारत अपनी डिफेंस कैपेसिटी बढ़ा रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है। ऐसे में पारस जैसी कंपनी जो पूरी तरह इसी काम में लगी है, उसका स्ट्रेटेजिक महत्व कितना है? क्या बाजार इस स्ट्रेटेजिक महत्व के लिए इतना ज्यादा प्रीमियम देने को तैयार है, भले ही कुछ फाइनेंशियल मैट्रिक्स थोड़े गड़बड़ हों? ये वाकई एक सोचने वाला सवाल है। क्या स्ट्रेटेजिक महत्व मौजूदा चिंताओं पर भारी पड़ेगा? हाँ, ये देखना होगा। ये एक बड़ा सवाल है जिस पे निवेशकों को विचार करना चाहिए। चलिए, आज के इस विश्लेषण के लिए बहुत शुक्रिया। उम्मीद है ये चर्चा पारस डिफेंस स्टॉक को अलग-अलग एंगल से समझने में मददगार रही होगी।